क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अस्पताल में इंसान अपनी जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर जाता है, वही जगह अगर मौत का सबसे खतरनाक जाल बन जाए तो क्या होगा? शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना सरकारी अस्पताल था जो बाहर से देखने में ही थका हुआ लगता था। इमारत की दीवारों का रंग बरसों पहले उखड़ चुका था, जगह जगह प्लास्टर झड़ता रहता था और सीलन के काले धब्बे ऐसे दिखते थे जैसे डर की परछाइयां वहां हमेशा के लिए टिक गई हों। गेट पर लगा लोहे का बोर्ड आधा जंग खा चुका था, उस पर लिखे अक्षर धुंधले पड़ गए थे और अंदर कदम रखते ही फिनाइल, दवाइयों और पुराने गलियारों की एक तीखी गंध सांसों में भर जाती थी। दिन के समय भी अस्पताल के लंबे गलियारों में अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। टिमटिमाती ट्यूबलाइटें, फर्श पर फैली ठंडी सफेदी, दूर दूर तक खिंची खामोशी और कभी कभी किसी मरीज की कराह। इन सब के बीच ऐसा लगता था जैसे पूरा अस्पताल किसी अदृश्य दर्द की नदी में धीरे धीरे बह रहा हो। यहाँ अमीर लोग भूलकर भी नहीं आते थे, क्योंकि अमीरों के लिए शहर में चमचमाते प्राइवेट अस्पताल थे जहां सब कुछ नया, साफ और महंगा था, जबकि यहाँ सिर्फ वही लोग आते थे जिनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। गरीब किसान, मजदूर, रिक्शा चलाने वाले और वे परिवार जो इलाज के नाम पर अपनी बची खुची पूंजी तक दांव पर लगा देते थे। इसी अस्पताल के तीसरे माले पर एक वार्ड था, वार्ड नंबर 4। उसमें पुराने लोहे के पलंग एक लंबी कतार में लगे थे और कतार के आखिर में खिड़की के पास रखा हुआ एक बिस्तर ऐसा था जिसका नाम सुनते ही मरीजों के चेहरे पर डर उतर आता था। वह था बेड नंबर 13, जिसे लोग मनहूस कहते थे और जिसकी तरफ देखने से भी कई लोग बचते थे। बेड नंबर 13 के बारे में पूरे इलाके में एक डरावनी कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि जो भी मरीज उस बिस्तर पर लेटता है वह अगली सुबह सूरज नहीं देख पाता और पूर्णिमा की रात तो उस बेड का नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। किसी का कहना था कि वर्षों पहले वहां किसी गरीब की दर्दनाक मौत हुई थी। किसी का कहना था कि उसके बाद से उस बिस्तर पर अजीब सी ठंड उतर आती है और किसी का दावा था कि आधी रात के बाद कोई अनदेखा हाथ मरीज के पैर दबाने लगता है, जिससे वह गहरी नींद में चला जाता है और फिर सुबह उठता ही नहीं। अस्पताल का स्टाफ भी इस कहानी को पूरी तरह झूठ नहीं मानता था। कई नर्स और वार्ड बॉय धीमी आवाज में इस बारे में बात करते थे। कुछ कहते कि रात में उस कोने में परछाइयां अजीब तरह से हिलती हैं, कुछ कहते कि उन्होंने वहां हल्की सी आहट सुनी है और कुछ तो डर के मारे यह तक बोल देते थे कि बेड 13 खुद अपना शिकार चुनता है। इसी वजह से कई मरीज जमीन पर सोना पसंद करते थे, लेकिन उस कोने के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे और बिस्तर कई बार खाली ही पड़ा रहता था, जिस पर खिड़की से आती चांदनी सफेद चादर को और भी डरावना बना देती थी। लेकिन शहर में एक ऐसा इंसान था जिसे इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसका नाम कबीर था और वह एक निडर पत्रकार था, जिसकी पहचान एक ऐसे रिपोर्टर के रूप में थी जो सच सामने लाने के लिए किसी भी खतरे से पीछे नहीं हटता। कबीर का मानना था कि भूत प्रेत से ज्यादा खतरनाक इंसान का लालच होता है और जहां भी अंधविश्वास का पर्दा फैलाया जाता है वहां अक्सर कोई बड़ा अपराध छिपा होता है जिसे डर की कहानी बनाकर ढक दिया जाता है। इसी सोच के साथ कबीर के पास एक दिन एक बूढ़ी औरत रोती रोती पहुंची। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में ऐसा दुख था कि उसे देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। उसने कांपती आवाज में कबीर को बताया कि उसका इकलौता बेटा सिर्फ हल्के बुखार में अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन उसी रात उसे बेड नंबर 13 मिल गया और अगली सुबह उसे सफेद चादर में ढकी हुई देह सौंप दी गई। डॉक्टरों ने बस इतना कहा कि रात में अचानक तबीयत बिगड़ी और बचाया नहीं जा सका, मगर बूढ़ी मां का दिल यह मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने अपने बेटे के पैरों पर कुछ अजीब से निशान देखे थे जो उसकी समझ से बाहर थे। कबीर के भीतर शक का कांटा गहराता चला गया। एक जवान लड़का, मामूली बुखार और अचानक ऐसी मौत, यह बात उसे किसी भी हालत में सामान्य नहीं लगी। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य के पीछे की सच्चाई निकालेगा, चाहे उसे खुद उस डर के मुंह में क्यों न जाना पड़े। उसी पल कबीर ने एक खतरनाक फैसला लिया। वह खुद मरीज बनकर अस्पताल में भर्ती होगा और जानबूझकर उसी बेड नंबर 13 पर लेटेगा ताकि रात का सच उसकी आंखों के सामने खुल सके। कबीर ने अपनी पहचान पूरी तरह बदल दी। उसने दाढ़ी बढ़ा ली, बाल उलझा लिए, चेहरे पर धूल मिट्टी मल ली और पुराने फटे कपड़े पहनकर खुद को एक गरीब मजदूर जैसा बना लिया। उसने कुछ समय तक खुद को कमजोर दिखाने की कोशिश की ताकि उसका अभिनय असली लगे और फिर एक रात वह खांसते हुए, पेट में असहनीय दर्द का नाटक करते हुए उसी सरकारी अस्पताल के दरवाजे पर पहुंच गया। इमरजेंसी वार्ड के सामने कबीर की चाल लड़खड़ा रही थी। वह बार बार पेट पकड़कर कराह रहा था और ऊपर आसमान में चमकता पूरा चांद उस रात को और भी अजीब बना रहा था।
अंदर कदम रखते ही वही तेज दवाइयों और फिनाइल की गंध सांसों में भर गई। गलियारे में स्ट्रेचर पर पड़े मरीज, जमीन पर बैठे तीमारदार और हर चेहरे पर बेबसी, यह सब देखकर कबीर को लगा कि यहां दर्द सिर्फ बीमारी का नहीं, सिस्टम का भी है। रिसेप्शन पर बैठे कंपाउंडर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर ऊब भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ? तो कबीर ने कमजोर आवाज में कहा कि सांस नहीं ली जा रही और पेट में बहुत दर्द है। पर्ची बनी, वह ड्यूटी डॉक्टर के पास भेजा गया और डॉक्टर ने बिना ज्यादा देर किए उसे तीसरी मंजिल के वार्ड नंबर 4 में भर्ती करने का आदेश दे दिया। कबीर के भीतर धड़कन तेज हो गई, क्योंकि मंजिल वही थी और मंजिल का कोना वही जिसकी कहानी उसने सुनी थी। एक वार्ड बॉय उसे पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा और ऊपर जाते जाते दीवारों की हालत और भी खराब दिखने लगी। कहीं बल्ब झिलमिलाते, कहीं गलियारा सुनसान सुरंग जैसा लगता। जब वे वार्ड नंबर 4 के सामने पहुंचे तो दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। कबीर अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि पुराने लोहे के पलंग कतार में लगे हैं। कुछ मरीज सो रहे हैं, कुछ छत घूर रहे हैं और कमरे के आखिरी कोने में खिड़की के पास एक बिस्तर खाली पड़ा है, जिसके ऊपर छोटा सा नंबर टंगा है 13। उसी समय नर्स सुनीता की नजर कबीर पर पड़ी। वह साधारण सी दिखने वाली महिला थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बेड नंबर 13 पर गईं, उसके चेहरे पर तनाव और आंखों में डर की हल्की झलक उभर आई। वार्ड बॉय ने कहा कि नया मरीज है, यही भर्ती करने को कहा है। तो सुनीता ने धीमी आवाज में पूछा, कौन सा बेड खाली है? और जब 13 नंबर सुनते ही उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए। सुनीता धीरे धीरे कबीर के पास आई और बहुत धीमे बोली कि अगर वह चाहे तो किसी दूसरे बिस्तर पर भी लेट सकता है, वहां हवा ठीक नहीं आती। कबीर समझ गया कि वह उसे बचाना चाहती है, लेकिन उसने मजदूर की तरह जिद पकड़ी और कहा कि उसे खिड़की के पास हवा चाहिए, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सुनीता कुछ कहना चाहती थी, फिर चुप हो गई। वार्ड बॉय ने कंधे उचकाए और कबीर को उसी बेड नंबर 13 पर लिटा दिया। गद्दा ठंडा और सीलन भरा सा लगा। खिड़की से आती चांदनी कबीर के चेहरे पर गिर रही थी और बाहर हवा में पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। सुनीता कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर जैसे डर के मारे खुद को संभालते हुए जल्दी जल्दी वार्ड से बाहर निकल गई। कबीर की नजर ने सब पकड़ लिया। सुनीता कुछ जानती है और वह डर किसी भूत का नहीं, किसी इंसान का है। कुछ देर बाद कबीर की नजर वार्ड के दरवाजे की तरफ गई, जहां एक दुबला पतला आवारा कुत्ता बैठा था, जिसकी आंखों में उदासी और चौकसी एक साथ थी। पास के मरीज ने बताया कि उसे सब शेरू कहते हैं और वह कई महीनों से यहीं बैठता है, क्योंकि उसका मालिक इसी वार्ड में इसी बेड पर भर्ती हुआ था और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। मरीज ने यह भी कहा कि जब कोई नया मरीज बेड 13 पर आता है, शेरू पूरी रात दरवाजे के पास बैठा रहता है, जैसे वह किसी अनहोनी को पहले ही महसूस कर लेता हो। रात गहराने लगी, ट्यूबलाइट झपकने लगी, बाहर हवा तेज हो गई और खिड़की से टकराती शाखाएं अजीब आवाजें निकालने लगी। वार्ड के ज्यादातर लोग सो चुके थे, लेकिन उस कमरे में एक तनाव तैर रहा था, जैसे हर किसी को अंदर से पता हो कि आधी रात कुछ लेकर आती है। कबीर बिल्कुल स्थिर लेटा रहा, आंखें हल्की खुली, कान पूरी तरह सतर्क, और उसका इंतजार बस उस पल का था जब घड़ी की सुई 12 पर टिकेगी। धीरे से वार्ड का दरवाजा खुला, बहुत हल्की चरमराहट हुई और किसी के कदम बेहद सावधानी से आगे बढ़े। कबीर ने तुरंत आंखें बंद कर ली और गहरी नींद का अभिनय करने लगा, लेकिन उसका दिमाग सब रिकॉर्ड कर रहा था। वह आहट उसके बिल्कुल पास आकर रुकी, फिर उसके पैरों पर हल्का सा स्पर्श हुआ, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे पैर दबा रहा हो, और कबीर को उसी वक्त समझ आ गया कि यह डर फैलाने का तरीका है, किसी भूत की नहीं, किसी हाथ की चाल। स्पर्श धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसका, जैसे कोई नस तलाश रहा हो, और कबीर के भीतर का शक यकीन में बदल गया। अगले ही पल उसे हल्की सी चुभन महसूस हुई और बस उसी क्षण कबीर बिजली की तरह उठ बैठा। उसने सामने वाले का हाथ पकड़ लिया और मोबाइल की टार्च चला दी। तेज रोशनी पड़ी तो उसके सामने कोई साया नहीं था। नर्स सुनीता थी, जिसके हाथ में एक सीरिंज थी और चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। सीरिंज उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और सुनीता कांपते हुए टूट गई। सुनीता रो पड़ी, हाथ जोड़कर बोली कि वह कातिल नहीं है, उसे मजबूर किया गया है, और अगर वह यह सब नहीं करेगी तो वे लोग उसकी छोटी बेटी को नुकसान पहुंचा देंगे। कबीर का गुस्सा एक पल के लिए ठहरा, फिर उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि वह पत्रकार है और वह सच बाहर लाने आया है, इसलिए सुनीता को अब डर के बजाय सच का साथ देना होगा। सुनीता ने आंसू पोंछे, घबराकर चारों तरफ देखा, फिर धीरे धीरे उस राज का नाम लिया जिसने कबीर की रूह हिला दी। इस सब के पीछे अस्पताल का बड़ा डॉक्टर आलोक है। सुनीता ने बताया कि बेड नंबर 13 का श्राप सिर्फ एक ढाल है,
ताकि कोई सवाल न पूछे। गरीब और बेसहारा मरीजों को जानबूझकर उसी बेड पर लिटाया जाता है। फिर एक खास रात में उन्हें ऐसी दवा दी जाती है जिससे वे कुछ समय के लिए बेबस हो जाते हैं और नीचे बेसमेंट में गुप्त तरीके से गलत काम किए जाते हैं। सुनीता का गला भर आया। उसने बस इतना कहा कि यह सब बहुत बड़ा अपराध है और इसी डर के सहारे सालों से चलता आ रहा है। कबीर ने दांत भींच लिए और कहा कि आज रात यह खेल खत्म होगा, क्योंकि उसके पास रिकॉर्डिंग है और उसने अपने भरोसेमंद पुलिस दोस्त को पहले ही संकेत दे दिया है। योजना के मुताबिक कुछ देर बाद 2 वार्ड बॉय आए। सुनीता ने वैसा ही इशारा किया जैसा वह हर बार करती थी और कबीर को बेहोश समझकर वे उसे स्ट्रेचर पर डालकर चुपचाप ले जाने लगे। गलियारा सुनसान था, लिफ्ट पुरानी थी और नीचे उतरते ही हवा में एक अलग सी ठंडक और भारीपन महसूस हुआ। बेसमेंट में तेज रोशनी वाला एक कमरा था जहां डॉक्टर आलोक अपने साथियों के साथ मौजूद था और उसकी आवाज में ठंडा लालच था, जैसे किसी इंसान की जिंदगी उसके लिए सिर्फ काम हो। जैसे ही कबीर को वहां लिटाया गया और डॉक्टर आलोक आगे बढ़ा, कबीर ने सही मौके पर खुद को छुड़ाया, उठकर खड़ा हो गया और तेज आवाज में कहा कि सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है और पुलिस रास्ते में है। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, फिर घबराहट और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। डॉक्टर आलोक ने अपने लोगों को कबीर को पकड़ने का इशारा किया और कुछ सेकंड तक धक्का मुक्की और हड़बड़ी हुई। कबीर ने खुद को बचाते हुए बस समय निकालने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि असली जीत तब होगी जब पुलिस सबूत के साथ अंदर पहुंचेगी। उसी हड़बड़ी के बीच दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ और बेसमेंट के भीतर शेरू की एंट्री हुई, जैसे वह इस जगह को पहचानता हो और किसी खतरे को रोकने दौड़ा हो। शेरू की वजह से वहां पल भर की अफरा तफरी मच गई और उसी पल ऊपर से पुलिस के तेज कदमों और सायरन की आवाजें पास आती चली गई। कुछ ही सेकंड में पुलिस ने बेसमेंट को घेर लिया। डॉक्टर आलोक और उसके साथियों को पकड़ लिया गया और अंदर के दस्तावेजों व सेटअप को देखकर साफ हो गया कि बेड नंबर 13 की कहानी सच छिपाने का हथियार थी। अगली सुबह यह खबर पूरे शहर में फैल गई कि अस्पताल में फैला डर असल में इंसानों के लालच का पर्दा था और कबीर की रिकॉर्डिंग व पुलिस कार्रवाई ने उसे फाड़ कर रख दिया। सुनीता को सुरक्षा और गवाही का भरोसा मिला। उसकी बेटी सुरक्षित हुई, अस्पताल का स्टाफ बदला गया और उस वार्ड में पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली। बेड नंबर 13 वहीं था, लेकिन अब उसके नाम के साथ जुड़ा डर टूट चुका था, क्योंकि सच ने अंधेरे को चुनौती दे दी थी। कुछ दिन बाद कबीर अस्पताल के बाहर उसी पुराने पेड़ के नीचे गया जहां शेरू बैठा था। शेरू ने उसे देखा तो उसकी पूंछ हल्के से हिली। कबीर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन समझ गया कि कभी कभी इंसानियत की सबसे मजबूत ढाल किसी पद, किसी वर्दी या किसी बड़े नाम में नहीं, बल्कि एक बेजुबान की वफादारी में भी मिल जाती है। कबीर शेरू को अपने साथ घर ले गया और जाते जाते बस एक बात मन में गूंजती रही कि अंधविश्वास कई बार डर की कहानी नहीं होता, वह अपराधियों की बनाई हुई दीवार होती है और उस दीवार को गिराने के लिए किसी कबीर की आंखें और किसी शेरू का हौसला ही काफी होता है।